हेलो एवरीवन, क्वेश्चनोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर रहने वाली है जिसका नाम है CAA, यानी कि दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की डेट में दोस्तों CAA पूरे देश में लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप किससे संबंधित जो भी आप लोगों के डाउट है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया है कि नागरिकता किसे कहते हैं। दोस्तों, नागरिकता किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि नागरिकता का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों, ये अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता का विचार दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता किस भाग में और किस आर्टिकल में आता है इसका उल्लेख। तो भाग 2 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। हमारे देश में दोस्तों 3 तरह के लोग रहते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके CAA के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 तरह के लोग रहते हैं देश में। एक तो पर्सन, जो कि दोस्तों वे लोग होते हैं जो बाहर से घूमने हुए आए हुए हैं। सिटीजन, जो कि दोस्तों हम लोग जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पर, वे लोग। तीसरे दोस्तों वे लोग होते हैं माइनॉरिटी लोग, यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। दोस्तों, माइनॉरिटी किसे कहते हैं, किस आधार पर लोगों को माइनॉरिटी कहते हैं। वैसे लोग दोस्तों जिनकी संख्या धर्म के आधार पर कम होती है किसी क्षेत्र में, उन लोगों को माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कह सकते हैं। या दोस्तों उनकी जनसंख्या के आधार पर भी माइनॉरिटी लोग कह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मुसलमान लोग माइनॉरिटी में आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग माइनॉरिटी में यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में नहीं आते। दोस्तों, हिंदू लोग भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों हिंदू जो कि वहाँ पर कम हैं, उनको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में डाला गया है। वहाँ पर क्रिश्चियन लोग, जो कि क्रिश्चियन धर्म से लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि नागरिकता एक प्रकार का हमारे लिए एक अधिकार है। ठीक है, अधिकार है दोस्तों, जो कि भारत देश जो कि अपने यहाँ रहने वाले सभी लोगों को एक सर्टिफिकेट के तौर पर यहाँ पर देता है कि आप लोग भारत के अधिकार हैं, भारत के नागरिक हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो आपके लिए प्रमाण पत्र ये बन गया है कि वोटर ID है तो आप लोग भारत के नागरिक हैं, उसे सब अधिकार दोस्तों मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ, सभी कवर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि दोस्तों कि यहाँ पर किस तरह से क्या रहने वाला है। आप लोगों को मैं बताता हूँ स्लाइड के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। भाग 2 तथा आर्टिकल 5 से 11 में आप लोगों का इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ था हमारा, तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जब संविधान हमारा लागू हो गया था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया कि अनुच्छेद 5 में संविधान के स्टार्टिंग में नागरिकता 26 जनवरी 1950 के आधार पर मिली। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के आधार पर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिली थी। जैसे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, लेकिन हम दोस्तों किसे कहेंगे कि तुम भारत के नागरिक हो या तुम भारत के नागरिक नहीं हो। ठीक है, इस पर दोस्तों ये बात बताई गई है कि अगर आप लोगों के पास इन 3 में से कोई भी एक चीज़ है तो आप लोग भारत के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें बताया है दोस्तों कि अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक कहला सकता है। यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो भारत का नागरिक कहला सकता है। या दोस्तों तीसरा है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर वो रहा हो या उसके दादा दादी या कोई भी दोस्तों उसका रिलेटिव रहा हो
रिलेटिव का मतलब दोस्तों उसके माता पिता या दादा दादी से हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो दोस्तों इसमें बताया है कि 5 साल पहले यानी कि 1945 से पहले पहले जो भी रहा हो या जिसका जन्म हुआ हो, इन तीनों में से दोस्तों वो भारत का नागरिक कहलाता है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन हम किस किस को भारत का नागरिक कह सकते हैं, तो दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उस समय भारत के अलावा, भारत के नागरिक के अलावा दोस्तों अंग्रेज भी यहाँ पर थे, कुछ लोग अंग्रेज भी थे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एनी बेसेंट थी जो कि आयरलैंड की थी दोस्तों, उस समय ये भारत में ही रहती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो वे उससे पहले यहाँ पर रह रही थी, तो उसको इसी बेस पर यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है या तीसरा लाइन है, इसके आधार पर उनको भारत की नागरिकता दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है, हमने आर्टिकल 5 की बात कर ली, अब आर्टिकल 6 और 7 की बात करते हैं दोस्तों। ये उस समय दोस्तों आर्टिकल 6, 7 बनाया गया था विभाजन के आधार पर, जब भारत डिवाइडेड हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो दोस्तों उसके आधार पर बनाया गया था। लेकिन अब इसका कुछ विशेष महत्व नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 6 में बताया था कि भारत पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता आर्टिकल 6 में बताई गई है, ठीक है। हालांकि दोस्तों इसका कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया था दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में आया है तो उसको नागरिकता किस तरह से मिलने वाली है। इसमें दोस्तों 2 टाइप थे इसके। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 19 जुलाई 1948, ये दोस्तों एक तरह से यहाँ पर परमिट डेट थी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है 19 जुलाई 1948 से पहले, तो दोस्तों उसको जो है नागरिकता भारत की मिल जाती थी बहुत आसानी से, क्योंकि दोस्तों वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका था। लेकिन दोस्तों बाद में इसमें क्या हुआ कि जब 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है पाकिस्तान से भारत, तो दोस्तों उसको क्या करना होता था कि पाकिस्तान का कोई अधिकारी होता, बड़ा अधिकारी, उसको लिख कर देना होता था कि हम भारत जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। तो यहाँ पर आने के बाद उसको 6 महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर भारत की नागरिकता मिलती थी, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे आर्टिकल 7 में बताया था कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया हो, दोस्तों जैसे पाकिस्तान से भारत आया है कोई व्यक्ति, उसी प्रकार कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान अगर चला गया हो तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, और वापस आया हो तो दोस्तों, तो उसके लिए भी दोस्तों ये था कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 यहाँ पर हालांकि मैंने लिख दिया है, 1 मार्च 1947 के बाद दोस्तों पाकिस्तान चला गया, और दोस्तों वो अगर वो वापस आ गया तो उसको भी 6 महीने के बाद, आने के 6 महीने बाद दोस्तों उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था उसको, फिर उसको 6 महीने के बाद भारत में नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों हमने आर्टिकल 6, 7, 5 देख लिया। अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं कि आर्टिकल 8 में भारत की नागरिकता के बारे में क्या कहा गया। भारत के बाहर रह रहा बच्चा या जन्मा बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता के पास भारतीय नागरिकता है। अगर कोई दोस्तों कोई बच्चा है या कोई माता पिता हैं वो विदेश में रहते हैं लेकिन वे भारत के नागरिक हैं, तो वो बच्चा ऑलरेडी दोस्तों भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। आर्टिकल 8 में यही बताया गया था। आर्टिकल 9 में दोस्तों बताया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप और कोई देश की नागरिकता लेते हैं तो आप लोगों की भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भारत की नागरिकता एक प्रकार से हमारे लिए एक हरी नागरिकता है, यानी कि एक ही नागरिकता हम लोग रख सकते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 9 में हो गया। अब आर्टिकल 10 की बात करते हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 10 क्या बताता है। नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई गलत काम न किया हो। दोस्तों आर्टिकल 10 में बताया गया है अगर आप लोग देशद्रोही के थ्रू कुछ कार्य करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, देश के विपक्ष में बोलते हैं या दूसरे देश के पक्ष में बोलते हैं दोस्तों, तो आप लोगों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है।
ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें स्लाइड में बताया गया आर्टिकल 11 में 11 अनुच्छेद में बताया कि नागरिकता का कानून हमारी संसद ही बनाती है। ठीक है, संसद बनाती है दोस्तों। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारा संसद कानून बनता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ देख सकते हैं पहली बार नागरिकता अधिनियम 1995 में आया था। ठीक है, अगर बात करें कि पहले सबसे पहला नागरिकता अधिनियम कौन से सन में आया था दोस्तों, इसका आंसर होगा 1955। सॉरी दोस्तों 95 बोले मैंने, 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, अब इसमें दोस्तों नागरिकता अधिनियम में सुधार हुआ था। कब कब सुधार हुआ था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में भी दोस्तों इसमें सुधार किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगर कि नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार से आप लोग भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला है आधार आप लोग का जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग 1995 के बाद जन्म के आधार पर अगर आप लोगों ने जन्म भारत में ले लिया है तो आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अधिनियम में सबसे पहले सुधार कब हुआ, कौन से साल में हुआ था, तो दोस्तों 1986 में सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ था। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जन्म के आधार पर आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी, तो दोस्तों ये किसी को भी मिल जाती थी। उस समय दोस्तों ज़्यादा विचार नहीं किया गया था, लेकिन इसमें दोस्तों फिर बाद में सुधार किया गया, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी आता था और किसी का भी जन्म हो जाता था। मान लो कोई बाहर से आया, कोई फॉरेन कंट्री से, और उसको डिलीवरी भारत में होगी तो उस बच्चे का भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही थी, इसलिए यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत थी। तो 1986 में, यानी कि सबसे पहला संशोधन 1986 में किया गया था। भारतीय अधिनियम 1995 में पहला संशोधन जो है 1986 में किया गया था। और दोस्तों इसमें कहा गया था कि अगर बच्चे का माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा गड़बड़ था कि माता या पिता इनमें से कोई भी एक अगर भारत का है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों गड़बड़ बताई गई, इसमें भी सुधार किया गया 2003 में, इसके बाद सुधार किया गया। फिर इसमें बताया गया कि भारत में अगर कोई उसका माता या पिता दोनों ही दोस्तों वैध तरीके से अगर नागरिक हैं तो इसमें बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें उदाहरण हम लोग ले सकते हैं सानिया मिर्ज़ा का उदाहरण हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बताया गया सानिया मिर्ज़ा का एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों को दूसरे वंश के आधार पर है, उसमें बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं इस प्रकार, अगर कोई दोस्तों यहाँ पर जैसे बताया गया था कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो इस प्रकार दोस्तों अगर कोई बाहर से, कोई विदेश से दोस्तों कोई लड़का आता है, भारत में रहता है, मान लो पढ़ाई करने के लिए आता है, और वो किसी भारत की लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, और उसके थ्रू जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नागरिकता उसको मिल जाती थी, जो कि दोस्तों एक प्रकार से गलत था दोस्तों ये। तो इसी प्रकार इसी में दोस्तों सुधार किया गया 1986 के बाद 2003 में। ठीक है, इसमें 3 में बताया गया था कि दोस्तों अगर दोनों की वैलिड नागरिकता है तो ही बच्चे को इसमें नागरिकता भारत की मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रकार है कि वंश के आधार पर। पहले जब 1995 में दोस्तों अधिनियम आया था तो वंश के आधार पर बताया गया था कि अगर पिता के आधार पर, अगर दोस्तों पिता जिस देश का नागरिकता रखता है बच्चा भी उसी देश का नागरिकता रख सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम अगर कह सकते हैं कि हमें किस आधार पर नागरिकता मिली है, तो दोस्तों हमें वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली है, क्योंकि दोस्तों हमारे पहले दादाजी ही यहाँ पर जन्म लिए होंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोगों को मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सानिया मिर्ज़ा का बच्चा अगर है दोस्तों, उसको किसकी नागरिकता मिलेगी, इसके आधार पर अगर पहला पिता के आधार पर दोस्तों वो भारत का भी नागरिकता
क्या नाम पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें सुधार किया गया 1992 में। इसमें सुधार किया गया कि माता पिता दोनों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अब जो 1992 में सुधार हुआ उसके बाद दोस्तों अगर सोनिया मिर्जा का बच्चा है तो वो माता के आधार पर भी और पिता के आधार पर भी भारत की नागरिकता ले सकता है या पाकिस्तान की नागरिकता ले सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें तीसरा प्रकार बताया था कि पंजीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता आप लोग ले सकते हैं। पंजीकरण के आधार पर दोस्तों इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया था। पंजीकरण जब ही आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग कम से कम 7 साल भारत में रह रहे हों तभी आप लोगों को नागरिकता मिलने वाली है। और दोस्तों ये गृह मंत्रालय ही आप लोग को नागरिकता देगा, वो ही डिसाइड करेगा कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है दोस्तों जिसके आधार पर आप लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप में से कोई 10 साल से भारत में रह रहा हो और भारत की भाषा यानी कि जो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर आप लोग को आती है, और दोस्तों तीसरा इसमें बताया कि कला या विज्ञान किसी भी क्षेत्र में अगर आप लोग निपुण हैं तो आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद। जैसे दोस्तों हम उदाहरण ले लेते हैं, अदनान सानी जो हैं सिंगर हैं जो वे दोस्तों पाकिस्तान के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? वे पाकिस्तान के हैं। लेकिन दोस्तों वे 10 साल से भारत में रह रहे थे, हिंदी भाषा का उन्हें ज्ञान था और दोस्तों संगीत में वे निपुण थे, तो इसलिए उन्हें, और दोस्तों उन्होंने कोई देशद्रोही कोई काम नहीं किया, तो इसलिए उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को उदाहरण भी देता जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट 5वां आधार तो जो था हमारे लिए भारत की नागरिकता पाने का, अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। अर्जित भूमि के आधार से मतलब दोस्तों जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं सिक्किम जो है दोस्तों 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना था, ठीक है। कब? 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना था। इससे पहले दोस्तों ये भारत का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों जब ये हमारा हिस्सा बना है तो यहाँ के लोगों को भी हमें अधिकार देने का अधिकार था, तो इसलिए ये लास्ट आधार होता है कि अर्जित भूमि के आधार पर इसमें भारत के लोगों की नागरिकता मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों नागरिकता वापस भी ली जा सकती है आप लोगों से, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट है, आप लोग अगर भारत की नागरिकता त्याग देते हैं तो आप लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। उसके बाद दोस्तों बर्खास्त कर दिया जाएगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने कोई गलत काम किया है, देशद्रोही से संबंधित कोई काम किया है तो आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरा दोस्तों आप लोगों को वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि फर्जी लोगों को, जो फर्जी लोग होते हैं जो दोस्तों मतलब इल्लीगल तरीके से आकर रह रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि भारत के नागरिक हैं, तो उन लोगों को वंचित कर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों विदेश में 7 साल लगातार अगर कोई रह गया है, ठीक है, तो उसको जो है वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी अगर वो 7 साल से लगातार वहाँ पर रह रहा है, ठीक है। हालांकि दोस्तों उसको भारत में रहने दिया जाएगा, हालांकि उसे कहीं भगा नहीं सकते, रह सकता है वो, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है। क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं डाल सकता दोस्तों, चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं काम कर सकता है, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब दोस्तों इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ कि किस मंत्रालय के अधीन यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। और किस देश से नागरिकता ली गई है? नागरिकता का दोस्तों ये श्रेय मिला है हमें तो ब्रिटेन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर हमारी नागरिकता एक हरी नागरिकता है दोस्तों, यानी कि एकल नागरिकता रहती है। अधिनियम, नागरिकता का अधिनियम दोस्तों 1995 में आया था और फर्स्ट संशोधन इसमें 1986 में किया गया था, ठीक है। और कितने प्रकार से दोस्तों हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 प्रकार के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज।